हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों का तो रिवाइज्ड सिलेबस नहीं आया है, और कोई बात नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस तो पॉलिटिकल साइंस ही है, उसमें फंडामेंटल राइट्स हमें पढ़ना ही है, और कॉन्स्टिट्यूशन, नीति निर्देशक तत्व, है ना, हमारी जो संसद है वो किस प्रकार, कितने सदस्य होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या निर्णय लेने के, है ना, कि उनका जो निर्वाचन का प्रोसेस क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब तो पढ़ना ही है हम लोगों को। तो इन सभी को हम लोग पढ़ेंगे ही, और ये सब आएंगे। तो मैंने इससे पिछला वीडियो भी आप लोगों को पढ़ाया है पिछला, तो आप लोग उसे भी देखें और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व किया। साथ ही मैंने देखो आज मैंने आप लोगों के लिए क्या लाया है, मौलिक अधिकार, है ना, ये लाई हुई हूँ, और साथ साथ मैट्रिक भी लाई हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से मौलिक अधिकार के जो अनुच्छेद होते हैं वो आप लोगों को याद हो सके। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर भी लाया है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग पूरे ध्यान से पहले टॉपिक को पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हम लोग लगाएंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में मौलिक अधिकार, देखो क्या हुआ कि अभी जेटेट और सीटेट का जो मामला चल रहा था, उसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उनके द्वारा भी सुरक्षित रखा गया है। तो अब देखो क्या होता है कि सुरक्षित रखा गया है, तो मुझे तो अब लगता है, मैं अपनी राय बता रही हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो सीएम के पास जाएगी, है ना, ये मामला तो जरूर सीएम को पता ही है। तो अब ये क्या निर्णय लेते हैं, मुझे लगता है जहाँ तक, ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, उससे ये एक स्वतंत्र निकाय है, इसे किसी के दबाव में फैसला नहीं ले सकती, तो ये स्वतंत्र निकाय है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इसके बाद जो सुरक्षित रखा गया है, कुछ ना कुछ तो होगा ही जरूर। तो और जो सुप्रीम सीटेट और जो जेटेट का जो मामला चल रहा है, वो पूरे केवल झारखंड तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत से राज्यों को भी प्रभावित करेगी। जैसे बिहार में भी, जो बिहार को ही आधार मानकर ही केस किया गया था कि बिहार में जब सीटेट को वैलिड, जब इतने सालों से जब जेटेट नहीं हुआ है, तो सीटेट को वैलिड किया जाना चाहिए, और उसी आधार पर अन्य राज्यों को के आधार मानकर ही हम लोगों ने, या तो जो सीटेट के बहुत सारे जो हमारे नेतृत्व करता है, उन लोगों ने ये केस किया था। तो हाई कोर्ट ने तो इसे मान लिया था, लेकिन जब पुनः जो जेटेट वाले 2016 वालों ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस दर्ज कर दिया, उसके बाद ये फैसला अभी सुरक्षित है। 3 दिनों की लगातार बहस के बाद अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है कि सीटेट को वैलिड कर दिया जाएगा। और आप क्या चाहते हैं, और आप इतने दिनों से आप सुन रहे होंगे, तो किसका पलड़ा भारी है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। फिर तो आगे अब देखो क्या होता है। तो फिर पुनः हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हमारा क्या सब्जेक्ट क्या है, आज हमारा सब्जेक्ट है, देखो, मौलिक अधिकार, है ना। तो मौलिक अधिकार में हम लोग पहले क्वेश्चन आंसर पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो देखो मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों को तो पता है फंडामेंटल राइट्स। तो पहले है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये सारे हमारे मूल अधिकार हैं, है ना। इससे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसके बाद हमारा जो संविधान संशोधन हुआ, तो हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अनुच्छेद को जोड़ा भी गया, है ना। और कुछ जो संविधान में जो समय के साथ उसमें परिवर्तन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्हें एक कानूनी रूप भी, जो जैसे संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, और उसे कानूनी अधिकार दिया गया। तो सबसे पहले देखो लोकतंत्र। हम लोग अगर लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए जनता का शासन, है ना। पहले हम लोग लोकतंत्र को समझते हैं क्या है। तो लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र 2 प्रकार के हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, प्रत्यक्ष, और एक होता है अप्रत्यक्ष, है ना। तो अप्रत्यक्ष में क्या होता है, इसमें तो डायरेक्ट चुना जाता है ना। और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसमें क्या होता है, जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा क्या करते हैं कि अपने चुने हुए प्रतिनिधि को भेजते हैं, ठीक है, और वे कानून बनाते हैं, और जनता पर अपना नियम कानून बनाकर वो शासन करते हैं, ठीक है। तो जबकि और देखो मौलिक अधिकार, कुछ लोकतंत्र सुचारू रूप से तभी चल सकता है ना, जब मौलिक अधिकार, उन्हें कुछ मौलिक अधिकार दिए, उन्हें
मूल अधिकार, यानी कि मूल मतलब क्या, मूल मतलब होता है कि चहुमुखी विकास, है ना, लोगों का जो जनता है उसको ऐसे अधिकार मिले जिससे वो बौद्धिक, सामाजिक, देखो इधर लिख देते हैं, बौद्धिक, जिससे क्या, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास कर सके, है ना, राजनीतिक विकास कर सके। वही ना हुआ मौलिक अधिकार, यानी जब तक हमें मूल अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम कैसे एक लोकतंत्र की कामना कर ही नहीं सकते हैं, है ना। लोकतंत्र में आवश्यक है कि इन्हें अपने चहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। तो देखो यही हमारे क्या है, मूल अधिकार। अपने जीवन में इन चहुमुखी विकास के लिए हमें मूल अधिकार की आवश्यकता पड़ती ही है। और इन मूल अधिकारों की जो रक्षा के लिए कौन है, हमारे हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है ना। ये हमारे जो हमारे अधिकारों का कोई हनन करेगा तो ये हम कहाँ जाएंगे, है ना, वाद योग है, यानी कि हम अपनी अपील इनके पास कर सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या किसी संस्था के द्वारा हो या व्यक्तिगत रूप से संस्था या व्यक्तिगत रूप से किसी के द्वारा हो रहा हो। तो हम लोग अपने मौलिक अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यानी कि PIL क्या होता है, वो भी एक तरह की अपील ही होती है ना, लोग। तो देखो अब हम लोग चलते हैं, तो इसे मैं इरेज कर लेती हूँ। तो ये हो गया हमारे तो मौलिक अधिकार है। अब हम लोग अपने मौलिक अधिकार किस किस अनुच्छेद में है तो उसे हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैं ट्रिक लाई हूँ, तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में उतार लेना और बार बार इसका रिवीजन करना ताकि आप लोगों को आसानी से याद हो सके। तो देखो अब मैं ट्रिक दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो, और ये देखो ट्रिक क्या है। पहला है, देखो इससे पहले भी मैंने एक ट्रिक के माध्यम से पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो आप लोग उसे प्लीज़ देखें, आप लोगों को ट्रिक काफ़ी अच्छी लगेगी। और क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करना। देखो, समस्त शोध ने संस्कृत शिक्षा से उपचार किया। देखो ट्रिक क्या है, समस्त शोध ने संस्कृत शिक्षा से उपचार किया। तो आंख बंद करके आप बोलिए, समस्त शोध ने संस्कृत शिक्षा से उपचार किया। कैसा किया, उपचार किया। क्या किसको किया, संस्कृत शिक्षा को किया। तो अब तो याद रखिए समस्त शोध, ठीक है। अब क्या करना, समस्त शोध संस्कृत शिक्षा, ठीक है, क्या है, समस्त शोध संस्कृत शिक्षा से उपचार किया। अब देखो सम से क्या होता है, समता का अधिकार। सबसे पहला क्या है, समता का अधिकार, और ये नंबर वाइज है, ठीक है, इन्हें की उल्टा पलटा लिख देना, वैसा नहीं। समस्त शोध, ठीक है, सम मतलब समता का अधिकार, ये कितना है, आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद क्या है, 14 से 18, ठीक है, 14 से 18। अब क्या है, सेकंड में क्या है, आधा श, समस्त शोध, है ना, संस्कृत शिक्षा से उपचार किया। अब तो मुझे लग रहा है कि याद हो गई होगी। तो अब चलो, समस्त सम यानी समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अब देखो आधा श तो ये था, समस्त में दो हो जाएंगे, ठीक है, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या है, शो यानी कि शोषण के विरुद्ध, ठीक है, ये विरुद्ध अधिकार, ठीक है। तो ये कब कहाँ तक है, अनुच्छेद 23, 24 में, ठीक है। और ये देखो 4 नंबर, शोध से क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। तो ये धार्मिक में हम लोग, देखो धार्मिक से कैसे याद रखना, ऑप्शन में आएगा, तो याद रखना हम लोग 25 रुपये दान में देते हैं ना, ठीक है, दान में देते हैं। तो मैंने कैसे ऐसी तरह याद किया था कि 25 रुपया हम लोग क्या देते हैं, 11 रुपया 25 रुपया दान में देते हैं। तो 25 से 28, है ना, 25 से 28, ठीक है, 26, 27, 28, 3 रुपया और इसमें ऐड कर दिए तो ये 28 हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या आ गया, 25 से 28। अब देखो हमारा हो गया 4 हम लोग याद कर लिए। अब देखो 5 में क्या है, संस्कृत शिक्षा, यानी कि संस्कृत और देखो संस्कृत नहीं, संस्कृति, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो क्या है, अनुच्छेद 29 से 30, है ना। अब याद हो गया, अनुच्छेद 29 से 30। अब देखो उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो उपचार किसका करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आप लोग को याद हुआ हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो इसे पुनः दोबारा पढ़ें।
तो ताकि पूरी अच्छे से आप लोगों को याद हो सके। तो मेरे साथ साथ आप बोले कि समस्त शोध क्या है कि समस्त शोध, अब याद हो गया, समस्त शोध ने संस्कृत शिक्षा से, क्या शिक्षा से, संस्कृत, समस्त शोध ने संस्कृत शिक्षा से उपचार किया। ठीक है, अब इसे सीरियल वाइज याद कर लेना कि 100 से समता का अधिकार है ना, फिर आधा 100 से स्वतंत्रता का अधिकार, फिर इसे सीरियल वाइज करना 14 से 18। ठीक है, शोध, क्योंकि ये आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं कि समता का अधिकार किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में हम लोगों को मौलिक अधिकारों की क्या आवश्यकता पड़ी है ना, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है। ठीक है, तो किसी भी चीज के कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी लड़का हो, कोई भी लड़की हो, किसी को पसंद आ जाती है या तो किसी की शादी होने वाली होती है, तो क्या उसको बिना पसंद के ही आप लोग उसमें विशेषता देखते हैं ना कि हाँ ये चीज़ है, सुंदर है, गोरी है, काली कलूटी है, कुछ भी है, ये तो विशेषता देखी जाती है। तो हमारा जो मौलिक संविधान है, हमारा जो मूल संविधान में हमारे मौलिक अधिकार जो है मिले हैं, वो उसकी क्या क्या विशेषता है। कोई पूछे कि आपका संविधान कैसा है, जैसे कि कनाडा का संविधान कैसा है और अमेरिका का संविधान क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो सभी के जो नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, वहाँ का क्या राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स हैं। ठीक है, तो वो सब है कि वही विशेषता हो गई कि किसी भी जो हमारे अधिकार मिले हैं उसकी विशेषता क्या है, क्या उसमें जो ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम लोग हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिक अधिकार को जगह मिला। ठीक है, तो वही विशेषताओं को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, तो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो देखो, नागरिक कौन है, तो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है ना। कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ जो अनुच्छेद हैं सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखो, ये कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो कौन कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल जो 15 है। ठीक है, आर्टिकल 15 है, 16 है ना, 29 है, 29 है, ठीक है, 30 है। ठीक है, तो क्या हो, 15, 16 और एक छूट गया 19। ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए, जो इंडिया के हैं नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। तो किसी से अगर मान लो कि जीवन की स्वतंत्रता, तो जीवन की स्वतंत्रता तो सभी के लिए होंगे, क्योंकि अगर विदेश से कोई आएगा तो उसे आप लोग तो ऐसा नहीं ना करोगे कि इंडिया में आया है तो उसे जीवन की स्वतंत्रता नहीं देंगे। वो कहीं भी रह सकता है और जीवन, वो यहाँ पर जीवन यापन, कोई बिजनेस करने आया है, कोई शादी से शादी कर लिया, या तो कोई भी चीज़ पर्पज से आया, या इलाज करने के लिए ही आया हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको जीवन यहाँ इलाज नहीं करने दोगे उसका, तो और उसे कहोगे कि तुम्हें जीवन की स्वतंत्रता नहीं है और मार दोगे, जेल में डाल दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये जीवन की स्वतंत्रता तो सभी को मिलती है, तो ये तो नहीं है। अब देखो, आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसमें क्या दिया गया है कि लोक नियोजन मतलब कोई भी किसी को भी, जैसे जब हम जैसे यूपीएससी, पीएससी जैसे जो एग्जाम दी जाती है, तो उसमें क्या है कि हमारे जो इंडिया के नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वही फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई विदेश से या अमेरिका से आया हुआ स्टूडेंट है कि यहाँ पर फॉर्म भर देगा कि नहीं हम यूपीएससी का एग्जाम लिखेंगे, तो ये गलत है। ठीक है, ना ही कि स्टेट पीसीएस का, तो ये लोक नियोजन में विदेशियों को मौका नहीं दिया जाता है। इसी तरह 29, 30 है ना, और 20 देखो जो 19 है उसमें क्या, वाक की स्वतंत्रता है ना। हम लोगों को क्या है कि वाक की स्वतंत्रता है कि हम लोग अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी वाक की स्वतंत्रता कहीं भी रह बस सकते हैं, अपनी जो अभिव्यक्ति को जाहिर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, वाक की स्वतंत्रता है जो भारत के, ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के आए और अपनी वाक की स्वतंत्रता यहाँ पर मिली हुई, तो ये नहीं, सिर्फ ये हमारे भारतीय नागरिकों को ही मिला हुआ है। अब देखो, आर्टिकल 29 में देखो, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है ना। क्या है आर्टिकल 29 में, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, कि अल्पसंख्यकों के लिए जो जिसकी संख्या 10% से कम है, अल्पसंख्यक हैं, तो मतलब जनसंख्या का 10% है, तो ओवरऑल जो 100% में जिसकी जनसंख्या 10% होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अल्पसंख्यकों की संख्या में को किसी भी शिक्षा का या संस्कृति का अधिकार उसी 29 में दिया गया है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब देखो, यह असीमित नहीं है। असीमित मतलब क्या है कि मतलब ये खुले छूट इसमें नहीं मिली है। असीमित का मतलब क्या है कि इसमें
इसे किसी किसी रूप में इसे सीमित किया जा सकता है ना? कि ऐसा नहीं है कि आपको मिला है कि हम कहीं भी रह बस सकते हैं या किसी भी अपनी वाक की स्वतंत्रता है तो हम किसी को भी गाली दे दें। यानी कि ऐसा अधिकार अधिकार जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए, है ना? जो मौलिक अधिकार मिली तो है लेकिन दूसरे के अधिकार या दूसरे के जो मौलिक अधिकार है उसका हनन ना हो, है ना? इसीलिए कहा गया है कि ऐसे यह असीमित है, असीमित नहीं है। यानी कि इसका पूरी तरह खुली नहीं है कि एकदम दे दिया है कि आपको कहीं भी कुछ भी पीने खाने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं हो कि आप शराब पी लो और जाके मारधाड़ करो, है ना? या तो अपना गलत नेचर दूसरे पर दिखाओ, तो ये क्या है? ये गलत ही है, ठीक है? तो ये इसीलिए इसमें कुछ कुछ प्रावधान किए गए हैं कि नहीं ये तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसीलिए जो पी के या तो कुछ गलत हरकत करता है तो उसे जेल में, पुलिस से क्या हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट क्यों बनी है, जो ये न्याय व्यवस्था हमारी इसी को सीमित करके और जो गलत अपना नेचर करे तो उसको जेल में डाल दे। तो वही हो गया कि यह असीमित नहीं है ना? इसमें सीमित किया जा सकता है और ये वाद योग है ना? यानी वाद योग इसलिए कहा जाता है, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, वाद योग। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार क्या वाद योग है ना? तो यस, ये वाद योग्य है, ठीक है? और क्योंकि वाद योग्य है, क्योंकि जब अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम क्या अपने जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है तो वहाँ पर जाके हम अपनी बातों को कह सकते हैं कि कोई हमारी जो हनन कर सकता है, ठीक है? तो और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट वो क्या युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं, यानी कि नियम के अनुसार उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है? जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है तो आप उसके साथ अब देखो सरकार और निजी दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। ये क्या है? सरकार और निजी दोनों के खिलाफ उपलब्ध है। इसलिए कहा गया है क्योंकि ना मौलिक अधिकार को हम जो सरकार है वो हमारे मौलिक अधिकारों को या निजी भी कोई भी संस्था है वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। अगर हनन करेगी तो ये सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी या हाई कोर्ट, ठीक है? ये नकारात्मक विशेषताएं भी कुछ हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना, डिटेल में। उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा, मैंने कहा था ना कि उच्चतम न्यायालय यानी सबसे ऊपर में क्या है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? तो क्या हमारी सुरक्षा की गारंटी देता है। अस्थायी नहीं है। अस्थायी नहीं का अर्थ क्या है कि इस पर समय समय पर जो हमारा जो मौलिक अधिकार है उस पर समय समय पर संशोधन भी किए गए हैं, कुछ ऐड भी किए गए हैं और किसी चीज को निकाला भी गया है। तो जैसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। देखो अनुच्छेद आपातकाल है ना, उसके दौरान क्या किया जा सकता है कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। यानी कि कुछ जब आपातकाल रहेगा उस दौरान इसे निलंबित कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी जितने भी मौलिक अधिकार हैं इन सभी को, जैसे वाक की स्वतंत्रता है ना या धार्मिक स्वतंत्रता जो है उन सबों को निलंबित कर सकते हैं। यहाँ वहाँ बसने की, आपातकाल की स्थिति में यहाँ वहाँ बसने की स्वतंत्रता, ये सब मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है उस समय के लिए जब तक कि आपातकाल है। फिर पुनः ये निलंबन को हटाया जा सकता है। किसको? 20 और 21 को छोड़कर, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है? तो इन सबों को, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो क्या है मौलिक अधिकार, हम लोग पढ़ते हैं सामान्यतः संविधान में, ये पूरी जो मैं नोट्स लाई हूँ पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है? तो ये पूरी जो जितने भी लाइन आप लोग को दिख रही है ना वो एनसीईआरटी है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सामान्यतः संविधान में सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। तो देखो सामान्यता क्या है कि राज्य द्वारा मान्यता प्रदान किए गए अधिकारों को ही मान्यता, ये हमारे जो सामान्य रूप से है ना वो फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार मानव के कल्याण, विकास, गरिमा, है ना, मैंने कहा था ना कि चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती है। जैसे देखो प्रथम, ये अधिकार बुनियादी मानव के अधिकार है, सही बात है। मनुष्य होने के कारण हमें इन अधिकारों के उपभोग का भी अधिकार है ना, मनुष्य है, हमें अपने चहुमुखी विकास, हमें जीवन जीने के लिए हमें इन अधिकारों की आवश्यकता पड़ी है। तो हमारे जो संविधान निर्माणकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना, तो ये सब हमारे जो कानून के इतने जानकार थे, इन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों के लिए, मैं उन महिलाओं के लिए कह रही हूँ जिसे पढ़ने का अधिकार, जिसे शिक्षा का अधिकार दिलवाया है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए भी कुछ अधिकार अलग से दिए गए हैं ना। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, हमारे भीमराव अम्बेडकर को, जो कानून के पूरे क्या बोले कि पूरे जानकार थे।
देखो तीसरा क्या है, अब देखो आश्वासन, ये हो गया। थर्ड देखो, इन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन है ना, इन्फोर्स के लिए प्रभावशाली प्रक्रिया के अनुसार इनकी सुरक्षा का आश्वासन स्वयं संविधान द्वारा दिया गया है। देखो संविधान द्वारा इसमें दिया गया है। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है। मैंने कहा था ना कि ये विवाद योग्य है, जो मैंने पिछले बार विशेषता बताई थी, तो सारे ये जो विशेषता है उन्हीं सबों का ये निचोड़ है, ठीक है, वाद योग्य है, ठीक है। तो ये विशेषता में ही सारे मैंने बता दिया है, तो वही सब है। देखो मौलिक बौद्धिक अधिकार है, ठीक है, तो वही सब है। अब देखो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी और जेसीईआरटी जो झारखंड में चलती है ना, तो वो दोनों का रेफरेंस से लिया गया है। तो देखो मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम, मौलिक अधिकारों का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ था। ये पृष्ठभूमि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए थोड़ी सी उसकी पृष्ठभूमि जानना आवश्यक है। ये आप लोग को जानने की तो इच्छा करती ही होगी कि मौलिक अधिकार तो अचानक तो पैदा लिया नहीं है, तो इसमें धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार हुई है ना। पहले जो हमारे जो कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद हमारे धीरे, देखो आगे मैं पढ़ के बताती हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। ब्रिटेन में इसका विकास तब हुआ जब ब्रिटेन की जनता ने 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने हेतु, देखो मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा यानी कि मौलिक अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज है ना। इसे मैग्ना कार्टा किसी का कहते हैं, मौलिक अधिकार संबंधी प्रथम जो लिखित दस्तावेज था उसे ही मैग्ना कार्टा नाम दिया गया, पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया। इसके पश्चात 1689 ईस्वी में अधिकारों का विधेयक यानी कि बिल ऑफ राइट्स, उसके बाद क्या हुआ, 1689 ईस्वी में जो अधिकारों का विधेयक यानी बिल ऑफ राइट्स एक अन्य दस्तावेज है ना। बिल ऑफ राइट्स यानी धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुए ना, कुछ संशोधन हुए, कुछ ऐड किया गया, कुछ निकाला गया है ना, कुछ खामियां उसमें थी उसमें हटाया गया। तो धीरे धीरे हर चीज में तो परिवर्तन होते ही रहते हैं, कुछ संशोधन होते ही रहते हैं, तो वही है। तो ये अन्य दस्तावेज है जिसमें जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा समय समय पर ब्रिटिश जनता को दिए गए थे। जो बिल ऑफ राइट्स क्या था कि एक मौलिक अधिकारों का क्या था, एक दस्तावेज था। ये तो बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, जो बिल ऑफ राइट्स है, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स क्या था कि एक मूल अधिकारों का जो एक सूची थी, ठीक है, एक सूची थी, उसे ही कहा गया है बिल ऑफ राइट्स, दस्तावेज जिसमें ब्रिटिश जनता को दिया गया था। विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो स्वतंत्र, सबसे पहले क्या, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी भ्रातृत्व का नारा किसमें दिया गया था, सबसे पहले दिया था फ्रांस के संविधान, यानी फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में है ना। उस समय ही सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भ्रातृत्व या बंधुत्व है ना, बंधुत्व का नारा दिया गया था, ठीक है, बंधुत्व का नारा दिया गया था। क्या दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। कब, फ्रांस की क्रांति में। तो ये भी याद रखना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, क्योंकि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़नी है, तो ये 1789 में हुई थी। कब, फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अगर आप लोग विश्व इतिहास पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छी लगेगी, यानी कि विश्व वर्ल्ड कैसे, मतलब धीरे धीरे कौन, अमेरिका कैसे ब्रिटेन का उपनिवेश था, उसके बाद कैसे अलग हुआ और एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और देखो आज अमेरिका इतना डेवलप हो गया है कि एक अपना अलग कह सकता है कि कभी ये ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक राज्य था है ना, औपनिवेशिक स्टेट था, बताओ तो वही है कि कितनी जल्दी परिवर्तन हो गया। तो जानना चाहिए हमें अपने विश्व के इतिहास को भी जानना, जिस तरह हमें अपने भारत के इतिहास को जानना चाहिए उसी तरह हमें विश्व के इतिहास को जानने की आवश्यकता है। अब देखो 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकारों यानी मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा द्वारा देखो ये था मानवीय अधिकारों का है ना, वो संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई है ना। इससे क्या हुआ कि सबसे पहले ये मूल अधिकारों को ऐसे वर्बली है बोला जाता था कि इसका संविधान में इसे जगह नहीं दिया गया था। लेकिन क्या हुआ 1789 के बाद जब क्रांति हुई उस समय के बाद इसे संविधान हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर उसमें आर्टिकल अनुच्छेद में इसे ऐड किया गया है ना, उसे संवैधानिक मान्यता दी गई, यानी संविधान में मान्यता दी गई कि नहीं, मौलिक अधिकारों को, मानव के लिए मौलिक अधिकार मूल अधिकार है, उसके चहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है, ठीक है। तो ये कब बोला गया, 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय।
तो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान, देखो आप फिर अमेरिका के बारे में समझते हैं। तो देखो अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान 1791 ईस्वी में संविधान संशोधन द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर किया गया है ना। तो बिल ऑफ अमेरिका में कब किया गया? 1791 में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा जोड़कर किया गया है ना। तो यही हो गया, बिल ऑफ राइट्स के द्वारा किया गया। और कब, और इतना और ये भी तुम लोग याद कर लो कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, वो हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं बताओ? तो ये भी हम लोग लिए हुए हैं अमेरिका से, ठीक है। ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स, तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पर? मैं आप लोग को तो बता रही हूँ, तो आप लोग साथ साथ याद करते जाना कि अमेरिका, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो ये हम लोगों ने लिया है अमेरिका से। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि संविधान की विशेषता क्या क्या पढ़ा कि ये कुछ जो अनुच्छेद हैं सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, है ना। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि संविधान जो हमारे मौलिक अधिकारों की विशेषता क्या है। तो सिर्फ कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ अनुच्छेद हैं, तो वो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, है ना। सिर्फ नागरिकों के लिए हैं कुछ अनुच्छेद, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 19, ठीक है। तो वाक की स्वतंत्रता, ठीक है। और देखो, और अनुच्छेद फिर ये असीमित नहीं है, असीमित नहीं है यानी कि इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो असीमित नहीं है यानी इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अगर किसी के अधिकार, किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करता है कोई, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वाद योग हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, ठीक है। वाद योग हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि ये न्यायालय में वाद योग है, और इसकी रक्षा कौन करती है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और ये सभी है, तो आप लोग इसे याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। देखो मौलिक अधिकारों की संवैधानिक स्थिति क्या है, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे रट जाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था नागरिकता यानी कि देखो नागरिकता देखो नागरिकता मैंने सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया था, है ना, सिटीजनशिप, ठीक है। तो उसमें क्या था, वो भाग 2 में था, ठीक है। और देखो ये भाग 3 में, ठीक है। वो कहाँ से था? 5 से 11 तक था। वो क्या था, मैं फिर से आप लोगों को याद करवा देती हूँ। मैंने ट्रिक के द्वारा आप लोगों को नागरिकता यानी कि जो सिटीजनशिप है उसको मैंने ट्रिक से आप लोगों को सारे आर्टिकल को याद कराया है। तो आप प्लीज पुराना वीडियो जरूर देखें, और क्वेश्चन आंसर भी साथ ही मैंने करवाए हैं टॉपिक के साथ। तो देखो भाग 2 और 5 से 11, ठीक है, आर्टिकल 5 से 11। तो अब देखो, अब फिर इसमें क्या है, भाग 3, उसके बाद नागरिकता के बाद क्या है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो ये भाग 3 में है, और ये कब से? अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, उसके तक किया गया है। संविधान के भाग 3 को इसे क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। इससे पहले भी हम लोग बिल ऑफ राइट्स, हाँ, जो अमेरिका के संविधान में बिल ऑफ राइट्स, जो एक अधिकारों की जो सूची दी गई थी, उसे ही क्या कहा गया था? अधिकारों की सूची को बिल ऑफ राइट्स, है ना। तो वही हो गया कि जो हमारा जो मौलिक अधिकार है यानी फंडामेंटल राइट्स है, वो भी एक बिल ऑफ राइट्स है, ठीक है। तो उसे क्या कहा गया है? भारत का मैग्ना कार्टा। अगर ये ना होगा तो क्या होगा? हमारा लोकतंत्र सही ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा। जो जनता के लिए जनता का शासन है वो काम ही नहीं करेगा। सही अधिकार भी एक मतलब सीमित रूप से हम लोगों को अधिकार, ऐसा नहीं है कि ऐसे तो देखो कोई भी सिगरेट की जो डिब्बी रहती है उसमें तो लिखा हुआ रहता है कि स्मोकिंग करना सही नहीं है, लेकिन क्या फिर भी देखो स्मोक करते हैं, और किसी के या तो सिगरेट पीना या तो शराब पी के किसी के अधिकारों का या तो गलत व्यवहार करना, तो वो क्या है? अधिकार तो मिले हैं क्या? हमें खाने का अधिकार है, स्वतंत्र जीने का अधिकार है, पीने का, जीवन जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी के अधिकार कोई तुझे अधिकार दिया गया है और किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करो, कि जाके अपनी बीवी को खूब पीटो या किसी के साथ गलत व्यवहार करो, तो ये गलत है। या तो नली में गिरे रहो, तो ये क्या है? ये ही है अधिकारों को सीमित करना, है ना, कि ऐसा नहीं हो कि इसके लिए क्या है? वाद योग है कि अगर कोई आपका, इसीलिए कहा गया है ना कि कोई आपके अधिकार को हनन करे तो हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमें मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है मौलिक अधिकारों को, है ना। तो अब आगे चलते हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। देखो थे ये, है ना, थे, अभी नहीं है। 7 मौलिक अधिकार थे जो मूल संविधान था। अगर पूछा जाए कि मूल भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7, ठीक है। किंतु वर्तमान समय में संविधान द्वारा नागरिकों को कुल 6, है ना, 6 अधिकार अभी है वर्तमान में। जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है।
ठीक है। अब देखो ये कौन सा अधिकार है, उसे हटा दिया गया। देखो उल्लेखनीय है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की एक श्रेणी है, मूल अधिकारी की एक श्रेणी जो थी संपत्ति का अधिकार को भी का भी प्रावधान था। जो हमारा मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था, जो हमारे मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा दिया गया है ना। और क्या हुआ है, इसे 44वें यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन 1978 है ना, 1978 के द्वारा इसे क्या मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर इसे क्या किया गया, वैधानिक यानी कि क्या कानूनी अधिकार दिया गया है, ताकि कानूनी अधिकार दिया गया है ना, कि इसे मौलिक अधिकारों के सूची से हटाकर कानूनी अधिकार दिया गया। तो कब दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब देखो, अब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल में जो समता का अधिकार है उसमें 14 से 18 में कौन कौन से मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण किया गया। देखो समता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है, 14 से 18। यानी देखो 1 में क्या है, कानून के समक्ष समता है ना, सभी कानून के समक्ष समता, आर्टिकल 14 में। फिर देखो सेकंड है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। ठीक है, तो यानी कि कोई भी किसी भी जो सार्वजनिक स्थल है वहां पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते। तो क्या ये कहाँ है, आर्टिकल 15 में है ना, याद रखना आर्टिकल 15 में। अब रोजगार के अवसर की समानता, ये सभी को रोजगार प्राप्त करने के अवसर की समानता है, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति, लिंग का हो, उसे रोजगार प्राप्त करने की समान अधिकार है। तो आर्टिकल 16 में। छुआछूत, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, छुआछूत हमेशा आता है, छुआछूत का अंत आर्टिकल 7। ठीक है, उपाधियों का अंत है ना, कोई भी जो उपाधि ले नहीं सकता, उपाधियों का अंत, जो पहले किसी भी जो होते थे कि उपाधि लेकर अपना नाम दिखा सकते, लेकिन किसी क्षेत्र में उपाधि आप जैसे सैन्य जो शौर्य वीर चक्र होते हैं उन सब उपाधि आप वो रख सकते हैं। ठीक है, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। तो आप लोग याद रख लिए कि कानून के समक्ष समानता 14, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों है ना, तो ये 15 में। रोजगार के अवसर की समानता यानी 16 में। ठीक है, तो छुआछूत 17 में। फिर 18 में क्या हुआ है बताइए, उपाधियों का अंत। अब देखो स्वतंत्रता का अधिकार, ये सेकंड में है, ये 19 से 22 है ना। तो क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने तथा सभा करने का, संगठित होने का, भारत में कहीं भी आने जाने का तथा भारत के किसी भी हिस्से पर बसने रहने का, कोई भी पेशा चुनने का, व्यापार करने का अधिकार क्या है, आर्टिकल 19 में है। अब देखो अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है ना, ये क्या है, आर्टिकल 20। जीवन की रक्षा है और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है 21 में। बस ऐसे रट जाओ, क्योंकि जो टेट में बहुत ही डिटेल से तो नहीं पूछा जाएगा, मतलब बहुत ही अंदर ये सभी आर्टिकल पूछे जाएंगे कि जीवन की रक्षा एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो 2121 याद रखना। ठीक है, 2121 यानी कि जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 21 के ए में, जब देखो ट्रिक क्या है कि जीवन मिलेगा तो शिक्षा भी चाहिए, जीवन चाहिए और शिक्षा भी चाहिए। तो जीवन का अधिकार यानी कि जीवन रक्षा का अधिकार 21, फिर शिक्षा का अधिकार 21A। अब देखो अभियुक्तों और सजा पाने वाले लोगों को अधिकार, यानी कि जो सजा भी पा रहा है जेल में, उन लोगों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है ना, उन लोगों को भी कुछ अधिकार, ऐसा नहीं है कि जेल में डाल दिए और उस पर खूब लाठीचार्ज करके उसका जीवन ही ले लिए। ठीक है, तो ये नहीं, आर्टिकल 22। ठीक है, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का क्या है, 23 और 24 में है ना। क्या है, देखो 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरों पर रोक है ना, कि मान लो कोई
ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा है, ठीक है, तो उसे बंधुआ मजदूर बना के खूब काम लिया जाता है। पहले क्या हुआ था कि जो अमेरिका में और ब्रिटेन में यानी कि वहाँ पर अनलिमिटेड काम लिया जाता था, यानी कि कोई टाइम टेबल नहीं है, ना ही लेडीज के लिए कोई ऐसा रूल बना हुआ था कि उन लोगों के लिए कुछ कम काम या थी उसके वेतन पर, कुछ वैसा नहीं था। तो वही क्या उसके बाद बिल ऑफ राइट्स बना, तो इन लोगों को भी जो काम करने का समय निर्धारित किया गया। इनके साथ साथ इसकी चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा आदि का भी इस पर की व्यवस्था की गई। तो वही बोला गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये, कि कोई हमारा शोषण करे उसके विरुद्ध ये सब आर्टिकल हैं। जैसे मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक किया गया आर्टिकल 23 में, ठीक है। अब फिर देखो जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, तो ये कितने कब है 24 यानी कि 24, याद रखना कि 24 दिनों में, ठीक मैं बता रही हूँ कि जो 24 घंटे होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं उन्हें 24 घंटे बच्चों को जोखिम वाली जगह पर नहीं ले जाना है, ठीक है। तो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, तो इसे कुछ मत समझना। तो 24 घंटे मुझे लगता है आप लोग को याद होगी, जब आप लोग एग्जाम में ट्रिक ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो अब चलते हैं कि आर्टिकल 24 याद हो गया दोनों। अब हम लोग थर्ड तक पहुंच गए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, इसमें 2 ही हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और देखो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता मैंने बताया था 25 रुपया दान दे दो, उसके बाद 3 रुपया फिर मिला दो, तो 28, यानी 25 से 28 क्या है, आस्था और प्रार्थना का अधिकार 25 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन, है ना, धार्मिक मामलों के प्रबंधन ये कहा गया है कि जो कोई भी धर्म हो, है ना, कोई भी धर्म हो, किसी दूसरे धर्म का, है ना, किसी धर्म, एक धर्म के व्यक्ति दूसरे धर्म या एक धर्म की संस्था दूसरे धर्म को चोट ना पहुंचाए, है ना, यानी कि उसके धर्म को किसी प्रकार का क्षति ना या किसी प्रकार का उस पर प्रहार ना करें। तो वही कहा गया है धार्मिक मामलों में प्रबंधन, मतलब प्रबंधन सही तरीका से कर पाए। और वो छूट है कोई भी धर्म के लोग, जो प्रबंधन है कि कोई भी धर्म के लोग अपना जो अपने धार्मिक संस्था बना सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वही कहा गया है कि धार्मिक मामलों के बिना किसी दूसरे धर्म के लोगों या संस्थाओं को चोट पहुंचाए हुए वो अपना धार्मिक प्रबंधन यानी कर सकते, कोई भी संस्था बना सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। वही कहा गया है आर्टिकल 26 में, ठीक है। अब किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी आर्टिकल 27, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में स्वतंत्रता, मतलब कोई भी होता है ना कि जैसे क्रिश्चियन स्कूल है तो वो अपने धार्मिक, जैसे मुस्लिम स्कूल है या हिंदू स्कूल है तो अपने अनुसार वो अपने जो संस्था या स्कूल है वहाँ पर अपने अनुसार कुछ उपासना या धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। ये आर्टिकल 28 में है। अब देखो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये है 29 से 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब देखो अल्पसंख्यकों की भाषा, ये इंपॉर्टेंट है ना, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार क्या कब है 29, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की संरक्षण किसमें 29, तो याद कर लो 29 क्या है, अल्पसंख्यक, है ना, अल्पसंख्यक यानी कि एक कम हो रहा है 30 में, एक कम हो रहा है अल्प हो रहा है ना, 30 में एक कम है तो अल्प हो गया। तो अल्पसंख्यकों की जो भाषा है, संस्कृति है ना, उसके संरक्षण का अधिकार है। यानी कि कोई भी भाषा संथा जो है कि जो भाषा है नेपाल संथाली या तो कोई भी हो भाषा है ना, ये सब क्या है जो झारखंड में बोली जाती है, वो सब क्या है भाषा है जो अल्पसंख्यकों की भाषा है ना। तो उन सबों की संरक्षण करने का भी अधिकार आर्टिकल 29 में दी गई है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार है। जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपने जो भाषा संस्कृति है ना को आगे बढ़ाना है ना, नहीं तो क्या होगा कि अल्पसंख्यकों की जो शैक्षिक संस्थाएं या तो अल्पसंख्यक इसी तरह लुप्त होते जाएंगे, उन्हें जो प्रमोट नहीं किया जाएगा तो ये जो अल्पसंख्यक हैं वो तो और भी छुपते जाएंगे या तो लुप्त होते जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि शैक्षिक संस्थाएं भी स्थापित करने का अधिकार क्या है तो 30 में। तो 29 और 30 क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति या शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। 29 और 30 बस ये ऐसे ही याद रख लेना। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। ये आर्टिकल 32 में, ये मैं हमेशा आती है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 32 में। अब देखो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है ना, जो हमारे जो मौलिक अधिकार को जो कोई हनन करेगा है ना, मौलिक अधिकार कोई हनन करे तो हमें अपने जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में हमें जाने का अधिकार है, ठीक है। तो देखो सामाजिक और आर्थिक विषमताओं से युक्त हमारे समाज के लिए समानता का अधिकार
समानता का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है, सही बात है। जन्म से सभी मनुष्य समान होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। समान होते हैं कि नहीं, समान ही होते हैं। सभी मनुष्य को समान समझ लेते तो आज बिल ऑफ राइट्स लाने की आवश्यकता ही नहीं होती, कोई किसी का हनन नहीं करता, कहते सभी धर्म सभी जाति समान है, ऐसे सभी लोग जान रहे हैं। लेकिन ये आपसी मतभेद, छुआछूत आया क्या, छुआछूत आया, जो छोटी जाति के लोगों का हनन किया जाता था बड़ी जाति लोग के लोगों द्वारा, तो उसी के लिए, उसी के शोषण को रोकने के लिए ही ये सब किए गए हैं ना, ये हमारे बिल ऑफ राइट्स बने, ठीक है। यानी कि हमें सही रूप से एक लोकतंत्र देश में हमें सही रूप से जीने यानी कि सर्वाइव करने के लिए मूल अधिकारों को लाया गया, और यही हमारे लिए जो मैग्ना कार्टा कहलाया, ठीक है। इसीलिए इसमें समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। संविधान ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है ना, संविधान ने क्यों इस चीज को स्वीकार किया था कि सभी जन्म से सभी मनुष्य समान होते हैं, इसीलिए है ना स्वीकार किया। और अधिकार से संबंध अनुच्छेद जो 5 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद है जिसका वर्णन इस प्रकार का अनुच्छेद 14 से 18, देखो जो 14 से 18 जो सारे अनुच्छेद हैं, अगर उन सभी जो 14 से 18 जो स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार है ना, शैक्षिक अधिकार, जो 6 भी जो 5 जो हमारे हैं है ना, 5वां और जो 6ठा मैंने पढ़ाया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, ये इनका अगर हनन हो तो ये हम लोग इस अधिकार यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा ही, इस अधिकार के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस अधिकार के द्वारा हम लोग अपने जो 5 अधिकार हैं उससे अपने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य है, हम लोग अपना कोई हनन करे इन अधिकारों को तो हम लोग न्यायालय जा सकते हैं या न्यायालय के दरवाजा खटखटा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर, तो देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर कितने आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि बहुत टफ तो नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर, सिंपल ही आएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर, क्वेश्चन आंसर में हम लोगों को क्या क्या सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है तो देख लें, मौलिक अधिकार। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितना 7:30 हुआ है, चलो देखते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो ऑप्शन ए, ये बुनियादी मानव अधिकार हैं, मनुष्य होने के नाते हमें इन अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। अब ऑप्शन बी है कि मौलिक अधिकारों की गारंटी और उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ऑप्शन सी है, यदि इन अधिकारों का खंडन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाने का अधिकार है, सही बात है, अधिकार तो है। अब देखो फिर डी देखो, मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। संविधान में क्या सही नहीं पूछा है, क्या होगा, नहीं है, यही गलत, यही हो जाएगा है ना ऑप्शन। क्या आप लोग मूल अधिकार में संशोधन करने की आवश्यकता होती है ना, तभी ना जो संपत्ति का अधिकार है उसे एक कानूनी यानी वैधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया, तो ये तो गलत, यही सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, नहीं, और ये एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। तो आज और ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें। अब बाकी सब पढ़ लेना कि ये बुनियादी मानव का अधिकार है, सही है ना, और ये अधिकार जो क्या है हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी और उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, ये भी सही बात है, ठीक है। और न्यायालय की शरण में हम लोग जा सकते हैं, बाकी सभी सही हैं, और हमें सही नहीं पूछा गया था, तो देखो सही नहीं है यानी कि आवश्यकता नहीं। अगर ये पूछा जाता है कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है तो ये सही हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल नहीं है। तो देखो मैंने सारे आर्टिकल आप लोग को याद करवा दिए हैं, है ना। क्या था, समस्त शोध, संस्कृत शिक्षा का उपचार है, है ना। देखो ये हो गया आर्टिकल, स्वतंत्रता समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया ना। अब देखो यहाँ से शुरू करो, कौन है पहला ऑप्शन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन 2
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी 3 के बाद 4 संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 5 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और ऑप्शन 6 स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया ही था कि बताओ, अगर पता है, देखो मैंने तो सारा बता दिया। तो अब देखो इसमें क्या है, संपत्ति का अधिकार। इसे क्या है, एक अनुच्छेद जो संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन है ना, संविधान संशोधन के द्वारा क्या, संशोधन के द्वारा 1978 में इसे क्या वैधानिक यानी कानूनी दर्जा दिया गया। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 जो 4 है गलत, 5 है ना, तो यही सही हम लोगों का हो जाएगा। अब देखो ये देखो, थोड़ा मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, तो ये पढ़ लेना। देखो संपत्ति का अधिकार यही सब मैंने बताया, तो आप लोग पढ़ लेना, सारा कुछ दिया हुआ है। अब प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है। देखो ये क्या दिया हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। विधियों, ऑप्शन ए है विधियों का समान संरक्षण, बी है भाषण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है संघ बनाने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है कार्य और सामग्री की सुरक्षा। तो ये बताओ थर्ड नंबर का। तो विधियों के समान संरक्षण ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाषण की स्वतंत्रता, तो ये नहीं हो जाएगा। ये प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस होती है कोई भी चीजें लिखती है ना, तो एक संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन, और सॉरी मैंने ऑप्शन संघ से नहीं हो जाएगा, ये भाषण की स्वतंत्रता। ये प्रेस क्या है, एक लिखित रूप से ना, सॉरी है ना, ये नहीं होगा। ये प्रेस क्या है, भाषण की स्वतंत्रता, हाँ भाषण की स्वतंत्रता हो जाएगा। देखो फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता, क्योंकि देखो भाषण की स्वतंत्रता इसलिए कहा गया है क्योंकि एक प्रेस क्या है, प्रेस में जो छपते हैं, जो न्यूज़पेपर आते हैं, वो एक किसी की अभिव्यक्ति भी होती है, किसी की वाक की स्वतंत्रता होती है ना, तो वो हो जाएगा भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, 6 ऑप्शन ए 6 प्रकार की स्वतंत्रता को, ऑप्शन बी है 7 प्रकार की स्वतंत्रता को, ऑप्शन सी है 8 प्रकार की स्वतंत्रता को, ऑप्शन डी है 9 प्रकार की स्वतंत्रताओं को। तो बताओ कितने प्रकार की स्वतंत्रता को बताता है। तो ये हो जाएगा 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को ये बताता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, किसी क्वेश्चन नंबर 5, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सही बात है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही, यानी स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो देखो आर्टिकल ए जो अनुच्छेद, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20 का थर्ड, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद जो डी है अनुच्छेद 74। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 का थर्ड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है ना, आप ध्यान रखना। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। तो अभी 6 वर्ष के और 14 वर्ष के बालक जितने भी देख रहे हैं, अब बालक है कि अब इतने दिन से जो आप लोगों ने बीएड किया है, उसके बाद आप लोग जेटेट का एग्जाम लिख रहे हो, तो आप लोग तो बच्चे तो नहीं होंगे। तो अब बताओ, अब बच्चे के बच्चे भी हो सकते हैं। तो अब देखो इसके जो 6 से 14 वर्ष के आयु, तो ये तो आप लोग का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो बताइए ये किस में आता आएगा। तो इसका मैं सही आंसर बता देती हूँ, बी है ना, कि मूल अधिकार है ना। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को या शिशु को शिक्षा का अधिकार है, किसमें आता है, मूल अधिकार में। ठीक है, अब देखो ये है मूल अधिकारों के अंतर्गत है ना, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यानी कि बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा। तो अनुच्छेद, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, बी है अनुच्छेद 17, सी है अनुच्छेद 23, डी है अनुच्छेद 24। ठीक है, तो देखो बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, यानी बालकों के नियोजन से कौन सा संबंधित है, बताओ। मूल अधिकार मैंने बताया था, तो यह हो जाएगा 24। बताया था ना कि 24 घंटे जो है ना, 24 घंटे में जो बालकों को जो किसी भी
कारखाने में यानी आपत्ति स्थानों में जो कारखाने वगैरह में इसे काम करवाना नहीं चाहिए ना छोटे बालकों को, यानी कि जो छोटे छोटे बालकों को कारखानों में या तो कि कोई ऐसी जगह में काम करवाते हैं जो उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो ये मैंने ट्रिक एक बताया था, आप लोग आगे के स्लाइड में देख लेना। तो वो क्या हो जाएगा 20 अनुच्छेद 24। अब देखो 8 में क्वेश्चन नंबर 8, किसी धर्म विशेष के संदर्भ के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। तो मुक्ति करों के भुगतान की अनिवार्यता से, जो पहले नहीं था जजिया टैक्स लिया जाता था ना, तो अकबर ने तो इसे हटा दिया था, अकबर जो था वो हटा दिया था। लेकिन क्या हुआ था, औरंगजेब जो आया, इसका पोता ही बोलेंगे ना औरंगजेब, और अकबर के बाद जहांगीर है ना, जहांगीर औरंगजेब आया था, जहांगीर के बाद शाहजहां यानी पोता का पोता। तो औरंगजेब ने क्या किया था, औरंगजेब ने पुनः इसे लागू कर दिया था। तो वही हो गया एक प्रकार उस समय का जजिया। तो ये करों की भुगतान, वही मैं रिलेट करके बता रही हूँ हिस्ट्री का। तो देखो करों की भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी कौन देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद आर्टिकल 25, ऑप्शन बी आर्टिकल यानी अनुच्छेद 26, फिर सी है अनुच्छेद 27 के द्वारा, फिर डी है अनुच्छेद 28। तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखो 9 नंबर, 9 देखो क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसे रट लेना 33 में। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसे दोबारा टिक कर दे रही हूँ। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। कब निलंबित किए जा सकते हैं और किसके द्वारा किए जा सकते हैं, है ना? क्या कब निलंबित किए जा सकते हैं? आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान इसे निलंबित किए जा सकते हैं, 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है? तो देखो किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, विधि मंत्री के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, है ना? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसे जो मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है। अब देखो अगला 11, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति प्रदान है? ये तो बहुत ही आसान है ना? किसको प्रदान है मौलिक अधिकार? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें हम लोग अपने कहाँ पर, अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो हम लोग कहाँ पर जाकर अपने जो अधिकार है उसके लिए अपील कर सकते हैं? तो देखो ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालयों को, बी है संसद को, सी है राष्ट्रपति को, या डी है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को? तो बताइए इसका सही आंसर। ये न्यायालय, सभी न्यायालय तो सही है, लेकिन देखो ये अधिक सही है क्योंकि ये देखो यहाँ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ दिया गया है, इसीलिए ये डी आंसर सही होगा। अब देखो ये 12, अब हम लोग 15 क्वेश्चन है तो फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का बुलवर्क है? देखो ये बहुत अच्छा है, बुलवर्क है। तो ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखो अगला है 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अधिकार कर्तव्यों ब्लैंक्स क्या है? ऑप्शन ए को बाधित करते हैं, ऑप्शन बी को अनुदेशित करते हैं, ऑप्शन सी में निहित है, ऑप्शन डी का विरोध करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं फटाफट बता दे रही हूँ, को अनुदेशित करते हैं। जो अधिकार है वो कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं, ठीक है? तो अब देखो अगला 14, मूल अधिकारों से संबंधित विवाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मैं ये टाइम अधिक हो गया है इसलिए मैं फटाफट कर देती हूँ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब लास्ट क्वेश्चन है देखो 15 का, बिना मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो ऑप्शन ए विधि के समक्ष समता, जो मैंने पहले ही पढ़ाया था फर्स्ट स्लाइड में कि कोई भी जो अधिकार है, जो विशेषता, मैंने जो मौलिक अधिकार की विशेषता पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि मौलिक विदेशियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है? तो देखो विधि के समक्ष समता, बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, देखो सी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बताओ 15 का क्या हो जाएगा?
तो विधि के समझ यानी कि विधि के समझ स्वतंत्रता है, तो इसका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कैसी लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैम क्लास कैसी लगी, और आप लोगों को कोई सजेशन देनी हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना। और नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगी जो मूल कर्तव्य हैं, तो उससे संबंधित नीति निर्देशक तत्व, तो उसके बाद मूल कर्तव्य। तो आप लोगों को अगर मेरा ये पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि मैं और भी बूस्टअप होकर पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो चलो पढ़ूँ और पढ़ाऊँ, यानी पढ़ूँ या पढ़ाऊँ या पढ़ूँ या पढ़ाऊँ, दोनों बताना कि क्या। तो टीचर्स को क्या है, पढ़ना पढ़ाना तो हमेशा चलता ही रहेगा, है ना। मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं लगी, तो आप लोग ज़रूर लिखना कमेंट में। तो थैंक यू वेरी मच, और टीचर्स टॉक को सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो आती है, तब से आप लोग थोड़ा इंतज़ार करो। ओके, बाय।